हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जीएनजी लॉ। तो देखिए, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कंसीडरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, राइट। कंसीडरेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो सारे हम लोगों ने रिवाइज कर लिए थे। उसके बाद में कंसीडरेशन के बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज हम लोग आज पूरा कंप्लीट करेंगे और फ्री कंसेंट कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम लोग स्टार्ट तो कर ही दें। तो देखते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो देखिए, ये हम लोग अभी तक एसेंशियल कंडीशंस पढ़ रहे हैं। अभी तक जितनी भी यूनिट आ रही है ना, या जितने भी पार्ट आ रहे हैं, ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसी में ही नेक्स्ट आता है आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज या कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का मतलब कौन कौन से लोग कॉम्पिटेंट होते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। हाँ, तो सबसे पहले आता है लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, पोजीशन ऑफ माइनर। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 100% एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इससे केस लॉ भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अब देखिए, अगर माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, ठीक है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। माइनर अगर किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करता है तो उसकी क्या पोजीशन होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर माइनर किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करेगा तो एग्रीमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो। एग्रीमेंट शैल बी वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट किया तो वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। देखिए, माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, बट माइनर कैन बिकम अ बेनिफिशियरी इन पार्टनरशिप फर्म। तो माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट, in case of supply of necessaries claim to be reimbursed from the property of minor। अब देखिए, अगर माइनर को कोई भी नेसेसिटी प्रोवाइड कराता है, नेसेसिटी का मतलब क्या हुआ, नेसेसिटी का मतलब हुआ जरूरत की चीज। जरूरत की चीज का मतलब उसके लिए फूड, एजुकेशन, उसका रहना, उसकी बीमारी, ये सारी चीजें नेसेसिटी में आती हैं। तो अगर कोई भी पर्सन माइनर को, या अगर कोई भी पर्सन जो माइनर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, उसको अगर कोई भी नेसेसिटी प्रोवाइड कराता है तो उस केस में उसके पास में राइट है कि अगर माइनर के पास में कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पर से वो अमाउंट को रिम्बर्स किया जा सकता है या रिकवर किया जा सकता है। लेकिन इस केस में भी अगर माइनर के पास में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि माइनर की हमेशा प्रॉपर्टी लायबल होगी। माइनर की हमेशा प्रॉपर्टी लायबल होगी, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसिटी। देखते हैं, नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। अब माइनर ने ड्यूरिंग द माइनॉरिटी कोई भी एग्रीमेंट किया, माइनर ने ड्यूरिंग द माइनॉरिटी कोई एग्रीमेंट किया, क्या मेजर होने के बाद में, क्या 18 साल का होने के बाद में उसको रेटिफाई किया जा सकता है? आंसर इज नो। ये तो इसमें तो लिखा ही हुआ है, लेकिन ये हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी एग्रीमेंट जो कि वॉइड एब इनिशियो है, यानी बनते ही वो वॉइड हो गया था, शुरुआत से ही वो वॉइड था, तो उसको कभी भी आप रिवाइव नहीं कर सकते हो, उसको कभी भी आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो। देखिए, in case of fraudulent representation of age, a minor can plead his minority but required to return the benefit। तो देखिए, माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, यानी माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है। इवन वो सामने वाले को झूठ भी बोल सकता है। वो मेजर बन करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो माइनर, लेकिन वो सामने वाले को झूठ बोल रहा है कि मैं मेजर हूं और उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, तो वहां पर भी माइनर इस तरीके का काम कर सकता है। वहां पर भी माइनर की पर्सनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। देखिए, अगर माइनर कोई भी एग्रीमेंट करता है, ठीक है, तो वो हमेशा वॉइड होगा और वॉइड एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? गेटिंग बैक, वापस लेना। यानी अगर किसी ने कोई भी एडवांस अमाउंट माइनर को दिया हुआ है तो वो उसको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन इसी का ही एक हाई कोर्ट का केस है। एक तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है, वो आपने सबने पढ़ा ही होगा। इसके बाद एक हाई कोर्ट में और भी केस हुआ था, तो वहां पर कोर्ट ने ये बोला कि अगर माइनर अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो माइनर पर्सनल लायबल तो नहीं होगा, लेकिन माइनर से वो बेनिफिट रिकवर किया जा सकता है। इसी वजह से देखिए यहां पर ये चीज लिखी हुई है, अ माइनर कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी बट रिक्वायर्ड टू रिटर्न द बेनिफिट। तो अगर माइनर ने कोई भी बेनिफिट लिया है तो वो उसको वापस करना पड़ सकता है, लेकिन इस केस में इसमें लिखा नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन है इफ सूट इज फाइल्ड बाय माइनर, अगर माइनर खुद से सूट फाइल कर रहा है, अगर माइनर ने झूठ बोला और झूठ बोल करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, अब माइनर खुद ही कोर्ट में जा करके बोल रहा है कि भाई मैं तो माइनर हूं और मेरा एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, तो मुझे तो सामने वाले से बेनिफिट वापस चाहिए, लेकिन मैं वापस नहीं करूंगा। तो यहां पर एक चीज याद रखिए कि अगर माइनर ने खुद सूट फाइल किया है तो उस सिचुएशन में उसको वो बेनिफिट वापस करना पड़ सकता है, ठीक। नो स्टॉपेल टू प्लीड ऑन माइनॉरिटी, तो अगर वो माइनॉरिटी को लेकर के कोई भी झूठ बोलता है तो उस सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी स्टॉपेल का मतलब क्या होता है कि एक बार जो कह दिया उसको करना पड़ेगा, तो माइनर के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल एप्लीकेबल नहीं होगी। एंड लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन अंडर एक्सेप्शन आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए इसमें एक रूल याद रखिएगा अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि क्या अगर माइनर ने कोई भी एग्रीमेंट किया है तो क्या उसके गार्जियन लायबल होंगे, तो आंसर इज नो। मेन प्रोविजन यही है बेटा, नो। मेन प्रोविजन यही है कि गार्जियन लायबल नहीं होंगे, ठीक। लेकिन यहां पर यह चीज देखने वाली बात है कि अगर माइनर गार्जियन के एजेंट के तौर पे काम कर रहा था, अगर माइनर गार्जियन के एजेंट के तौर पे काम कर रहा था, यानी गार्जियन के कहने से काम कर रहा था, तो उस सिचुएशन में गार्जियन लायबल हो सकते हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि अगर गार्जियन ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर गार्जियन ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, माइनर के बिहाफ पर, तो क्या उस समय गार्जियन लायबल होंगे? तो हमेशा ये याद रखिए कि इसमें दो सिचुएशन है। सबसे पहले तो अगर माइनर गार्जियन के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो फिर उस केस में गार्जियन लायबल होंगे। दूसरा, अगर गार्जियन जो एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर, अगर वो बेनिफिट फॉर माइनर है, अगर वो बेनिफिट फॉर माइनर है यानी माइनर के बेनिफिट के लिए, तो उस केस में माइनर उसको इन्फोर्स करा सकता है। लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो फिर वो कभी भी वैलिड नहीं होगा, नॉट एनफोर्सेबल। मेरी बात समझ में आई? तो गार्जियन वाले केस में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। गार्जियन वाले केस में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये कि अगर माइनर गार्जियन के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में गार्जियन लायबल हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर गार्जियन माइनर के बिहाफ पर एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? तो उस कॉन्ट्रैक्ट में दो सिचुएशन है, अगर वो माइनर के बेनिफिट के लिए तो उस केस में माइनर उसको इन्फोर्स करा सकता है। लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो देखिए ये सारे इफेक्ट हैं, अगर माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया है तो फिर ये सारे इफेक्ट होते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर केस लॉ दिया हुआ है, तो सेम वही है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाला। सॉरी, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। एक बार फटाफट से कहानी के तौर पे मैं बता देता हूं कि मोहरी बीबी ने धर्मोदास को कुछ लोन दिया, ठीक है। हालांकि मोहरी बीबी के हस्बैंड ने दिया था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोहरी बीबी के हस्बैंड ने धर्मोदास घोष जो कि एक माइनर था उसको कुछ लोन दिया। माइनर ने क्या किया, बदले में अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा, ठीक, और लोन ले लिया। कुछ समय के बाद धर्मोदास घोष ने यानी कि माइनर ने कोर्ट में खुद से सूट फाइल किया और बोला कि मैंने जो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि मैं माइनर हूं। यहाँ पर हालांकि उसने खुद झूठ बोला था, यहाँ पर माइनर ने खुद से झूठ बोला था कि वो मेजर है, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं माइनर हूं। तो कोर्ट ने भी वहां पर यही डिसीजन दिया कि अगर माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा, और वॉइड एग्रीमेंट में कभी भी रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उस सिचुएशन में माइनर को तो प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, लेकिन माइनर चूंकि पर्सनली लायबल होता नहीं है तो माइनर को नहीं बोला जाएगा कि माइनर मोहरी बीबी के पैसे वापस करे। तो देखिए एक बार a minor borrowed 20,000 from B and as a security for the same executed a mortgage in his favor.
he became a major a few months later and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled. अब कोर्ट ने क्या बोला? It was held that a mortgage by a minor was void and B was not entitled to repayment of money. यानी उसको बोला भी नहीं जाएगा कि वो पैसे वापस करे और उसको प्रॉपर्टी भी वापस मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से void था. देखिए सेन दास वर्सेस रामचंद्र में where there was a joint purchase by two purchaser, one of them was minor. यानी कि यहां पर ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो पार्टीज हैं ए एंड बी. बी माइनर है और ए मेजर है. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में माइनर कभी भी लायबल नहीं होता है. तो यानी बी लायबल नहीं होगा, पूरी की पूरी लायबिलिटी किसकी होगी? ए की होगी. देखिए it was held that the vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. So minor के अगेंस्ट में आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, जो पार्टी मेजर है उसके अगेंस्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है. आगे देखते हैं. अब आता है पोजीशन ऑफ साउंड माइंड. तो बेटा माइनर के केस में आपको एक बार माइनर को रिकॉल करते हैं. माइनर केस में आपको यही चीज याद रखनी है कि माइनर के साथ में अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा, और अगर माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं. तो वो जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े वो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, तो उसको उसमें पढ़ने वाला है. नेक्स्ट आता है आपका साउंड माइंड. अब देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी कौन कौन सी पार्टीज कैपेबल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. तो नेक्स्ट आता है आपका पोजीशन ऑफ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, यानी पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए. इसका मतलब अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड है तो फिर वहां पर भी एग्रीमेंट का क्या इफेक्ट होगा? एग्रीमेंट का इफेक्ट होगा कि एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है. अनसाउंड माइंड में अगर कोई भी पर्सन मेंटली फिट नहीं है, ठीक है, मेंटली फिट नहीं है, या कोई भी पर्सन नशे में, तो उस पर्सन को भी अनसाउंड माइंड में इंक्लूड किया गया है. और एक टर्म इसमें और होता है एक टर्म इसमें और होता है कि अगर कोई पर्सन कुछ समय के लिए मेंटली फिट होता है और कुछ समय के लिए अनसाउंड माइंड हो जाता है, कुछ समय के लिए साउंड माइंड रहता है और कुछ समय के लिए अनसाउंड माइंड होता है, तो क्या ऐसा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? तो जितनी देर वो अनसाउंड माइंड का होगा, जितनी देर वो अनसाउंड माइंड का होगा, उस दौरान अगर उसने कोई भी एग्रीमेंट किया तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा. जितनी देर वो साउंड माइंड का होता है उतनी देर अगर उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो फिर वो वैलिड होगा. इसको बोला जाता है ल्यूसिड इंटरवल्स और लुनेटिक पर्सन. तो लुनेटिक पर्सन का मतलब क्या हुआ? लुनेटिक पर्सन का मतलब जो कुछ समय ठीक रहता है, कुछ समय मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक. और जो कंप्लीटली पागल है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इडियट, ठीक. तो इडियट, लुनेटिक और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, यानी अगर कोई भी पर्सन नशे में हो, तो इतनी कैटेगरी होती है आपके अनसाउंड माइंड पर्सन की. देखते हैं एक बार. पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली अ साउंड माइंड, यानी कि ये लूसिड इंटरवल्स की बात करी जा रही है, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. तो जब वो साउंड माइंड में था. पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड. सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताया. आगे देखते हैं. अब अगर अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ में किसी भी एग्रीमेंट में एंटर किया तो उसकी पोजीशन क्या होगी? देखिए, तो सबसे पहले तो जब वो अनसाउंड माइंड है, कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड ड्यूरिंग हिज पीरियड इज ऑल टुगेदर वॉइड, कैन नॉट बी हेल्ड लायबल देयर ऑन. तो वहां पर उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, वो एग्रीमेंट भी पूरी तरीके से वॉइड होगा. जिस समय वो साउंड माइंड का है उस समय वो एंटर कर सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो लायबल भी होगा. अब देखिए, अब अगर कोई भी पर्सन परमानेंटली अनसाउंड माइंड का है, मैंने आपको बताया एक होता है इडियट, एक होता है लुनेटिक. तो अभी हम लोग बात किसकी कर रहे थे? अभी हम लोग बात कर रहे थे लुनेटिक की. अब आता है इन केस ऑफ इडियट. तो अगर कोई परमानेंटली अनसाउंड माइंड है तो फिर क्या होगा? देखिए, कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट.
तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, और अगर किसी भी एग्रीमेंट में एंटर किया तो वो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, और सेम उसका वही इफेक्ट होगा जो माइनर के केस में था, क्या था, नो रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन बेटा याद रखना, कब रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिलता है, कब रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता है। चलिए अच्छा, एक बार ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है ना, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज वाला, फिर रेस्टिट्यूशन वाला मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं कायदे से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट इन केस ऑफ ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पर्सन नशे की हालत में, यानी कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है या ड्रंकन पर्सन है, तो उसको भी अनसाउंड माइंड पर्सन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो देखिए, अ सेन पर्सन हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर एंड who is so drunk cannot contract during such state because cannot understand the terms of a contract, cannot form a rational judgment as to its effect on his interest। तो देखो, अनसाउंड माइंड पर्सन या माइनर, इन दोनों के ही केस में एक चीज हम लोग समझते हैं कि लॉजिक समझते हैं कि इन दोनों को क्यों मना किया जाता है। इन दोनों को मना करने का पर्पस क्या है कि ये लोग अगर किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करेंगे तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो देखिए, जब भी आप किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करते हो तो उस एग्रीमेंट में या तो आपको फायदा होगा या आपको नुकसान होगा। कुछ आपको राइट्स मिलेंगे, कुछ आपकी ऑब्लिगेशंस अराइज होंगी। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। अगर राइट्स हमको ज्यादा मिल रहा है और ऑब्लिगेशन मेरी कम बन रही है, तो इसका मतलब वी आर इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन, यानी हम लोग प्रॉफिट वाली सिचुएशन में। अगर मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन ज्यादा आ रही है लेकिन राइट्स कम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग लॉस में है उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक आदमी उतना कैपेबल होना चाहिए, उतना सक्षम होना चाहिए कि जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद में हमको फायदा होने वाला है या हमको नुकसान होने वाला है। तो अगर एक आदमी उस बात को जज नहीं कर सकता कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद में हमको फायदा होगा या नुकसान होगा, तो फिर ऐसे आदमी को मना किया गया है कि भाई ऐसा आदमी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो सामने वाला उसका फायदा उठा सकता है। तो इस वजह से माइनर को और अनसाउंड माइंड पर्सन को बोला जाता है कि वो रैशनल जजमेंट नहीं कर सकते, वो इस बात को जज नहीं कर सकते कि इस एग्रीमेंट में एंटर करने के बाद में हमको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। इसी वजह से इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से मना किया जाता है। और इसी वजह से अगर कोई भी पर्सन जो कि इंटॉक्सिकेटेड है या ड्रंकन है तो वो भी नहीं समझ पाएगा, वो भी एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशन को समझने की पोजीशन में नहीं है। या अगर किसी भी पर्सन को फीवर इतना तेज आ रहा है, जैसे कभी कभी होता है ना, फीवर इतना तेज आ जाता है दिमाग पे आ जाता है, तो अगर वो वाली पोजीशन है तो ऐसा पर्सन भी अगर एग्रीमेंट में एंटर करेगा तो उसको भी अनसाउंड माइंड पर्सन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा साउंड माइंड वाला प्रोविजन। आगे देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आता है आपका पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड किया है। तो कौन कौन से लोग कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? मेजर होना चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। और तीसरा है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड किया है, जिनको लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड किया है। तो देखिए, एलियन एनिमीज, फॉरेन एम्बेसडर। देखिए, फॉरेन एम्बेसडर के मामले में एक चीज आप समझ लीजिएगा कि अगर आपने फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ में किसी भी एग्रीमेंट में एंटर किया तो वो वॉइड नहीं होगा बेटा, ये चीज याद रखना। नॉट वॉइड, वहां पर वॉइड नहीं होगा। ये यहां पर फॉरेन एम्बेसडर्स को इस वजह से रखा गया है प्रिकॉशनरी बेसिस पे, आपको एक नोटिस देने के लिए, आपको एक बताने के लिए कि भाई अगर फॉरेन एम्बेसडर या फॉरेन सोवरेन्स के साथ में अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो तो बहुत सोच समझ करके एग्रीमेंट करिएगा। क्यों? क्योंकि आप उनको स्यू नहीं कर सकते हैं, वो आपको स्यू कर सकते हैं। आप उनको स्यू नहीं कर सकते हैं, आप उनके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। और अगर फॉरेन एम्बेसडर और फॉरेन सोवरेन के ऊपर सूट फाइल करना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी चाहिए। दूसरा, वो पर्सन खुद अग्री हो अपने ऊपर सूट फाइल करवाने के लिए। और ऐसा कभी होता है क्या? तो इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम फॉरेन एम्बेसडर्स के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज केस फाइल नहीं कर सकते। कॉन्विक्ट्स, कॉन्विक्ट्स का मतलब दोषी, जो जेल में हो, जेल में रहने के दौरान कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट, अगर किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि एडजुडिकेटेड
अगर किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर दिया गया है तो वो पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता ड्यूरिंग इज इंसॉल्वेंसी, और जब उसकी इंसॉल्वेंसी खत्म हो जाएगी उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी। अब कंपनी के केस में क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो अब अगर आप किसी भी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो यहां पर प्रिकॉशनरी बेसिस पे दिया गया है। आप कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेमोरेंडम के बाहर जाकर के अगर कोई भी एग्रीमेंट कर लिया तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा और वहां पर भी आपका नुकसान होगा। तो ये सारे हैं जिनको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड किया है। इन पर्सन के साथ में अगर एग्रीमेंट किया तो वो वॉइड होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फ्री कंसेंट, ठीक है। लेकिन फ्री कंसेंट करने से पहले मैं एक आपको बता देता हूं रेस्टिट्यूशन बेनिफिट के मामले में, ठीक है। हालांकि वो सेक्शन अभी आगे है लेकिन इसी से रिलेटेड है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। रेस्टिट्यूशन बेनिफिट, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? गेटिंग बैक। गेटिंग बैक का मतलब क्या हुआ, अगर हमने किसी को एडवांस पैसे दिए हैं या कुछ भी एडवांस सप्लाई किया है तो क्या हम उससे वापस ले सकते हैं? अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमको रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल रहा होगा तब तो वो हम वापस ले लेंगे, और अगर नहीं मिल रहा होगा तो फिर हमको वापस नहीं मिलेगा। जैसे अगर वॉइड एग्रीमेंट है, यानी माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया, कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है, ठीक है, तो ये सारे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होंगे, यानी कि वॉइड एब इनिशियो। और अगर कोई भी एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है तो वहां पर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता, नो रेस्टिट्यूशन। अगर आपने कोई भी एडवांस पैसा दिया है तो वो वापस नहीं मिलेगा। इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट्स आर आल्सो वॉइड एब इनिशियो, तो यहां पर भी कोई रेस्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट अलाउड है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया जा रहा है, वॉइडेबल कराया जा रहा है, तो वहां पर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाता है, यानी अगर मेरे पास से कुछ भी एडवांस गया है तो वो हमको वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी रेस्टिट्यूशन बेनिफिट अलाउड, यानी अगर यहां पर भी हमने कोई भी पैसे दिए हैं, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, खैर अभी आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर भी रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाएगा। तो वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के केस में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाएगा। रेस्टिट्यूशन एक अलग चीज होती है, कॉम्पनसेशन एक अलग चीज होती है। कॉम्पनसेशन में हमारे नुकसान की भरपाई हो रही है, रेस्टिट्यूशन में हमारे पास से जो एडवांस पैसा गया है वही पैसा हमको वापस मिल रहा है, वही पैसा नहीं, मेरा ही पैसा हमको वापस मिल रहा है। तो वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में नहीं मिलता है, वॉइडेबल और वॉइड में मिल जाता है। सेक्शन 64, सेक्शन 65 ये इसी के ही सेक्शन है बेटा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा रेस्टिट्यूशन वाला। आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्री कंसेंट, ठीक है। फ्री कंसेंट ये नया चैप्टर है आपका। तो देखिए फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। फ्री कंसेंट को समझने से पहले हम लोगों को समझना चाहिए कंसेंट क्या होती है। फ्री कंसेंट को समझने से पहले ये समझिए कंसेंट क्या होती है। अगर किसी भी एग्रीमेंट में कंसेंट नहीं है, अगर किसी भी एग्रीमेंट में कंसेंट नहीं है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। तो सबसे पहले कंसेंट का मतलब होता है कंसेंसस एड आइडम, सेम थिंग इन सेम सेंस, ये बताता है आपका सेक्शन 13। और जो सेक्शन 14 है वो इसका पूरे का मतलब बताता है फ्री कंसेंट। तो सबसे पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई कंसेंट का होना जरूरी है। एज पर सेक्शन 13 कंसेंट का होना जरूरी है। विदाउट कंसेंट कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन केवल कंसेंट से काम नहीं चलेगा, उस कंसेंट का फ्री होना भी जरूरी है। और कोई भी कंसेंट फ्री कब होगी, जब उसमें कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड,
मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब कुछ नहीं है, अगर किसी की कंसेंट में ये सब कुछ नहीं है, पांचों चीजें नहीं है, तो फिर उसकी कंसेंट को फ्री कंसेंट माना जाएगा। देखिए, two or more persons are said to have consented when they agree upon the same thing in the same sense. यही मैंने आपको बताया, consensus ad idem. In absence of consent, agreement is void ab initio. अगर consent नहीं है तो agreement क्या होगा? void ab initio होगा। अब देखिए, फ्री कंसेंट क्या होती है? सेम वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। तो अगर ये सारी चीजें नहीं है तो फिर उस केस में उसको माना जाएगा फ्री कंसेंट। तो चलिए देखते हैं आगे इसके क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले आता है आपका एग्रीमेंट कॉज्ड बाय कोअर्जन। तो सबसे पहले कोअर्जन को देखते हैं। तो देखते हैं कोअर्जन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। कोअर्जन का मतलब होता है बेटा किसी के साथ में जबरदस्ती करना, किसी को डराना, किसी को धमकाना। अगर हमने किसी को डरा करके, धमका करके, जबरदस्ती करके उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो जिस पर्सन को हमने डराया है, धमकाया है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अग्रीव्ड पार्टी। और अगर वो अग्रीव्ड पार्टी है तो उसके पास में पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। तो क्या बोलेंगे लीगल टर्म में? उसको वॉइडेबल करा सकते। मैंने वॉइडेबल में अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हमेशा याद रखिए, वॉइड प्लस एबल, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एबल हैं वॉइड कराने के लिए, यानी कि जिनको वॉइड कराया जा सकता है। तो यानी कि मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो करवाऊं, चाहूं तो ना करवाऊं। तो इसी वजह से बोला जाता है कि अग्रीव्ड पार्टी के पास में ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा ले, और अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराता है तो क्या होगा? तो फिर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एग्रीव पार्टी के पास में ये ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा ले, और अगर नहीं कराता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो देखते हैं एग्रीमेंट कॉज्ड बाय कोअर्जन। An agreement is said to be caused by coercion if there is committing of any act which is forbidden by the आईपीसी। आईपीसी का मतलब इंडियन पीनल कोड। तो देखिए, कोअर्जन कब माना जाएगा? कोअर्जन का मतलब यहां पर क्या बताया गया है? तो यहां पर बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा एक्ट कमिट करता है, कोई भी पर्सन ऐसा एक्ट कमिट करता है जिसको आईपीसी में फॉरबिड किया गया है, यानी कि आईपीसी में मना किया गया है, जिसको आईपीसी में मना किया गया, और अगर ऐसा कोई भी काम करता है तो उससे कोर्जन हो सकता है। अब देखिए क्या मना किया गया है? थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, या वो इंडियन पीनल कोड में जिस काम को करने के लिए मना किया गया उस काम को करने के लिए धमकी दे रहा है, डरा रहा है कि मैं ये काम कर लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो या तो कोई ऐसा काम करता है या करने की धमकी दे रहा है, या अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से डिटेन कर रहा है, या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, उसको धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेंगे। तो केवल आपको दो पॉइंट याद करने हैं। एक तो कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। तो यानी काम कर रहा है या काम करने की धमकी दे रहा है। तो करना और धमकी देना दोनों ही कोर्जन में आते हैं। और अगर ये सब करके हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो फिर सामने वाली पार्टी के पास में राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को गन दिखा करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो गन दिखा करके डराना तो इंडियन पीनल कोड में मना है ना, ये अपने आप में एक क्राइम है। अब मैंने सामने वाले के सर के ऊपर गन लगाई और उससे बोला कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो, तो वो घबरा करके उस समय क्या करेगा? मजबूरी है साइन करना, उसने साइन तो कर दिया, लेकिन बाद में सेम वही चीज, बाद में उसके पास में ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। दिस इज कॉल्ड कोअर्जन। आगे देखते हैं। अब देखिए कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? सेम वही जो मैंने आपको बताया। कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय कोअर्जन, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। तो वहां पर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा,
वहां पर बेटा एग्रीमेंट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा। अब दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो देखो मैंने अगर किसी को डरा करके धमका करके उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो मैंने उसको डराया है, धमकाया, ये बात उसको पता है, मुझे पता है। पूरी दुनिया की नजर में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ना, पूरी दुनिया को थोड़ी ना पता है कि मैंने डरा धमका करके उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। तो वहां पर एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बेटा वो वॉइड कराने के लिए एबल है, तभी उसको बोला जाता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। पार्टी के पास में ऑप्शन है कि कौन सी पार्टी, whose consent was so obtained, जिसकी कंसेंट ली गई है। तो कोर्जन करके जिस पार्टी की कंसेंट हमने ली है उसके पास में ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल यानी कि कैंसिल करा सकता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस देखिए क्या होता है। इसमें अभी जो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो आगे अभी हम लोग डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस में वो आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अभी मेन प्रोविजन पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना, किसी को इंड्यूस करना, गलत तरीके से इंड्यूस करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना। इसके लिए जरूरी क्या है, रिलेशन होना चाहिए। किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए, एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहां पर एक आदमी किसी दूसरे आदमी को डोमिनेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में एक रिलेशन है ना, तो डॉक्टर हमेशा डोमिनेट करेगा अपने पेशेंट को। क्यों? पेशेंट हमेशा डॉक्टर की बात मानेगा। डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड करवाया हो, वो चला जाएगा अल्ट्रासाउंड करवाने। डॉक्टर ने कहा सुबह शाम ये दवाई खानी है, वो सुबह शाम दवाई खा लेगा। वो डॉक्टर के कहने से चलेगा, तो डॉक्टर उसको डोमिनेट कर रहा है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए रिलेशन का होना जरूरी है, और रिलेशन के साथ में डोमिनेट टू विल, यानी सामने वाले को डोमिनेट हम कर सकते हैं। और सामने वाले को डोमिनेट कर क्यों रहे हैं? ताकि वो मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, यानी दो पार्टीज के बीच में ऐसा रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन होना बेटा जरूरी है। आप एक खुद सोचो, क्या एक सड़क पे चलता हुआ आम आदमी जिसको आप कभी नहीं जानते हो, क्या वो आपको किसी चीज के लिए इंड्यूस कर सकता है? आपके ऊपर कोई इंफ्लुएंस डाल सकता है? क्या वो आपको डोमिनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। अनजान आदमी क्यों डोमिनेट करेगा, और हम होंगे ही क्यों डोमिनेट। डोमिनेट कौन कर सकता है, इंड्यूस कौन कर सकता है? हमेशा जान पहचान वाला। जान पहचान कैसी हो, जरूरी नहीं कि कोई रिलेशन में ही हो, लेकिन बस एक रिलेशन होना चाहिए। देखिए one of the parties is in a position to dominate the will of the other, and the dominant party uses that position to obtain an unlawful advantage over the other। और यहां पर उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन ये है कि हम अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाएं और सामने वाले का हम अनफेयर एडवांटेज। आगे देखते हैं। अब देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट क्या होगा। देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी यही इफेक्ट होगा कि अब मैंने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया, किसी को डोमिनेट किया। ठीक है, मैं टीचर हूं, मैंने स्टूडेंट का अनड्यू इन्फ्लुएंस किया और स्टूडेंट का फायदा उठा करके उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। अब बाद में अगर उसको समझ में आया तो उसके पास में पूरा राइट है कि वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। देखिए इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन agreement caused by undue influence, contract is voidable at the option of the party whose consent was so obtained। contract may be set aside, और contract को वहां पर कैंसिल कराया जा सकता है। तो देखिए एक यहां पर केस लॉ दिया हुआ है, कृपाराम वर्सेस सामिउद्दीन। देखिए सामिउद्दीन खान, a youth of 18 years of age, spendthrift and a drunkard borrowed rupees 90,000 on a bond bearing compounding interest at 2% पर मेंसम, यानी कि पर मंथ। अब देखो यहां पर इस केस में क्या हुआ था, एक यंग लड़का है 18 साल का, उसने अपनी सारी की सारी जो सेविंग्स है वो शराब में उड़ा दी। उसके बाद में उसको पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने 90,000 रुपए लोन लिए, 90,000 रुपए उधार लिए।
और 90,000 उधार लेने के साथ साथ में उसने एक बॉन्ड साइन किया। उस बॉन्ड में लिखा क्या था कि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2% पर मंथ के हिसाब से, यानी साल का 24%, और वो भी कंपाउंड। इतना खतरनाक हो गया। तो यहां पर ऑब्वियसली कि जो आदमी पैसा दे रहा है वो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। लैंडिंग एंड बोरोइंग, यहां पर रिलेशन कौन सा बन रहा है? लेंडर एंड बोरोवर का रिलेशन बन रहा है। और यहां पर लेंडर क्या कर रहा है? बोरोवर की पोजीशन का फायदा उठा रहा है। बायर प्रॉब्लम, सॉरी, बोरोवर प्रॉब्लम में है, चलो हम इसकी मुसीबत का फायदा उठाएं। क्योंकि जिस समय उसको पैसा चाहिए उस समय उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उसको बस इतना दिखाई दे रहा है अभी 90,000 रुपए मिल जाए, मेरी अभी की जरूरत पूरी हो जाए। और सामने वाला उसी का ही फायदा उठा रहा है, उसकी प्रॉब्लम का ही वो फायदा उठा रहा है। तो यहां पर भी बोला जाएगा कि सामने वाली पार्टी ने, यानी कि लेंडर ने, बोरोवर का अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। देखिए, इट वॉज हेल्ड by the court that the transaction is unconscionable, the rate of interest charged being so exorbitant, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है और यहां पर बोरोवर का सीधे सीधे फायदा उठाया गया है। तो देखिए, फ्री कंसेंट में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक तो कोअर्जन और दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो चलिए, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये तीन चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। लेकिन उसके पहले केस लॉ है, एक बार इसका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े फ्री कंसेंट में, तो इन दोनों का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं डिफरेंस, बेटा ऐसे ही लिखना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले नेचर ऑफ एक्शन, इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल फोर्स और थ्रेट। भाई या तो किसी को हम फिजिकली फोर्स कर रहे हैं या किसी को धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स मॉरल एंड मेंटल प्रेशर, यहां पर हम अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो, किसी को मेंटली प्रेशर कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, ऑब्वियसली कि कोर्जन में क्रिमिनल एक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इंडियन पीनल कोड में वही एक्ट कर रहे हैं जिसको इंडियन पीनल कोड में मना किया गया है, तो यहां पर क्रिमिनल एक्शन होता है, जबकि यहां पर इस तरीके का कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं होता है। तीसरा, रिलेशनशिप, तो कोर्जन के केस में रिलेशन होना जरूरी नहीं है, कोई आदमी किसी को भी धमकी दे सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में रिलेशन होना जरूरी है। एक्सरसाइज बाय होम, कोर्जन थर्ड पार्टी से भी हो सकता है, कोर्जन थर्ड पार्टी से भी हो सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस कभी भी थर्ड पार्टी से नहीं होगा। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भाई तुम सी को धमकी दो, अब बी बहुत बड़े बदमाश हैं, बी से सब लोग डरते हैं, घबराते हैं, तो अब ए ने बी को बोला कि यार तुम सी को धमकी दो ताकि वो मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किसको करना है? ए को। सी के साथ में डरा धमका कौन रहा है? बी, यानी कि थर्ड पार्टी। तो कोर्जन के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, कोर्जन करने के लिए भी और कोर्जन से भी। जैसे मिस्टर ए ने बी को धमकी दी, इस बात की धमकी दी कि भाई मान लो हम तुम्हारे ब्रदर के साथ में कुछ गलत कर देंगे अगर तुमने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया। तो कोर्जन थर्ड पार्टी से भी हो सकता है और थर्ड पार्टी को भी हो सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमेशा दो पार्टीज के बीच में ही होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज एक्सरसाइज बिटवीन पार्टीज टू द तो मेरे ख्याल से यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। हाँ, ये और देख लेते हैं। enforceability, the contract is voidable, sorry, the contract is voidable at the option of party whose consent has been obtained by coercion। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं। यहां पर कंसेंट अगर इंड्यूस है, इन्फ्लुएंस है, तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल भी करवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकते हैं और उसको इन्फोर्स भी करा सकते हैं मॉडिफाइड टर्म में। जैसे ए ने बी को अनड्यू इन्फ्लुएंस करके इनसे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए में ले ली। ठीक, ए ने इनकी अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए में ले ली। अब बी को जब होश आया तो बी कोर्ट गए। अब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि चलो भाई ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते हैं,
वॉइडेबल नहीं करते हैं। एक काम करो, तुम इसको मार्केट वैल्यू 2 करोड़ की थी, तुम इसको 1 करोड़ 80 लाख रुपए और दे दो। तो यहां पर कोर्ट ने क्या किया, टर्म्स और कंडीशंस को मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करके इसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा दिया। तो यही चीज बोली गई है, इन्फोर्स इट इन अ मॉडिफाइड। क्लियर सबको? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल भी कराया जा सकता है, कैंसिल कराया जा सकता है और उसको मॉडिफाई करके इन्फोर्स भी किया जा सकता है, जबकि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द। क्लियर सबको? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फ्री कंसेंट में हम लोगों ने 2 टॉपिक को कवर किया, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और वॉइड एग्रीमेंट। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में उसको कवर अप करेंगे और आज की क्लास के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद में बताइएगा जरूर कमेंट करके कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।